दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग आज पाठ 10 पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद एक नए वंश का आरंभ होता है जिसे हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपने समय में हुणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था, अर्थात उन्हें बाहर की ओर मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद प्रभाकर वर्धन, इनके 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिसमें इनके पुत्रों का नाम था, पहले बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। इसके बाद इनकी पुत्री का नाम था राजश्री। इसके बाद इसमें जो राज्यवर्धन थे इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, जिसमें ये जो दूसरे पुत्र हर्षवर्धन है इनकी चर्चा की गई है। हर्षवर्धन जिनका समय काल है 606 ईसा से 647 ईस्वी, ठीक है। और जो हर्ष थे, हर्षवर्धन को ही हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दानी थे। ये हर्ष जो थे अपने समय में, जब ये बहुत अच्छे राजा थे, बहुत दानी राजा, और इनके समय में बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे और इन्होंने विद्वानों को बहुत आश्रय दिया था और खुद भी एक कवि रह चुके हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर्ष एक बहुत ही ज़्यादा विख्यात राजा थे अपने समय में। तो जो हर्ष थे, इन्होंने 16 वर्ष की आयु में, जब ये 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष की आयु में हर्ष ने 606 ईस्वी में गद्दी प्राप्त की थी। और हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी थानेश्वर। हर्ष की यानी जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी, और इसके बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष ने स्वयं संस्कृत में 3 नाटकों को लिखा है, जिसमें पहला है नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। ये हर्ष ने स्वयं लिखा है संस्कृत भाषा में। इसके बाद हर्ष के दरबारी कवि थे ये बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्ष ने विद्वानों को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण किया और खुद भी ये लेखक थे और प्रेमी थे इन सारी चीज़ों का। इसलिए इनके राज दरबारी कवि बाणभट्ट, जो इनके दरबार में ही रहते थे, इन्होंने यानी कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। और हर्षवर्धन के समय में ही वेनस्वांग नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था, और वेनस्वांग ने भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चीनी यात्री हैं वेनस्वांग था, ये हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा था। और जब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई 15 वर्षों तक भारत में रहा था तो उसने भारत के बहुत सारी चीज़ों को देखा भी होगा और सुना होगा और लिखा भी था उन्होंने। तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि वेनस्वांग की नज़र में उसने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है और उसने क्या बताया कि भारत के लोग कैसे थे, यहाँ का राजा कैसा था। तो वेनस्वांग की नज़रों के में भारत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो वेनस्वांग कहता है हर्ष के बारे में, वेनस्वांग बताता है कि जो हर्षवर्धन थे वो एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे, और हर्ष जो थे ये यानी कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने बहुत बड़ी सभा भी बुलवाई थी कन्नौज में, और ये बहुत बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि ये जितना भी कुछ 5 वर्षों में अपने शासनकाल में जितना भी कुछ अर्जित करते थे, उन्हें
उसे भी दान कर दिया करते थे। इसके बाद और नालंदा विश्वविद्यालय, ये हर्ष के समय का ही विश्वविद्यालय है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हर्ष के समय का नालंदा विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म के अतिरिक्त, मतलब कि इसमें धर्म की शिक्षा दी जाती है, इसके साथ साथ व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प एवं उद्योग की भी शिक्षा दी जाती है। और वेनस्वांग ने भी इसी विद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त किया और इसके साथ साथ वेनस्वांग ने यहाँ शिक्षण कार्य भी किया है कुछ वर्षों तक। इसके बाद वेनस्वांग ने बताया हर्ष के शासनकाल में कभी भी चोरी नहीं हुआ करती थी और अगर किसी को चोरी करते हुए पाया भी जाता था तो उसे उचित दंड की भी व्यवस्था की गई थी। और इस समय जो पूरा साम्राज्य था वो भुक्तियों में, जिला में और ग्रामों में विभक्त था। हर्ष के समय का जो शासन व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सब लोग बहुत प्रेम से रहते थे और सबके अंदर आदर का भाव लोगों के लिए बना रहता था। तो इस प्रकार से हम आपका एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो ये वर्धन वंश है, गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद एक नया वंश का उदय होता है जिसे हम लोग पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। तो पुष्यभूति वंश का पहला शासक कौन था? पुष्यभूति वंश का पहला शासक है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था, यानी बाहर निकाल दिया था। इसके बाद प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसमें पहला है राज्यवर्धन और दूसरा है हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राजश्री। जो राज्यवर्धन है इनके बारे में कुछ अत्यधिक चर्चा नहीं मिलती है। इसके बाद हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पुष्यभूति वंश है इसमें सबसे ज़्यादा विख्यात शासक ये हर्षवर्धन ही है, क्योंकि इनका समय काल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और हर्ष ने 16 वर्ष की आयु में ही 606 ईस्वी में, जो हर्ष 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी पे गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर को बनाई। इसके बाद कन्नौज को बनाया। हर्ष ने स्वयं संस्कृत में 3 नाटक लिखा है, जिसमें से पहला है नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। इसके बाद हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिससे बाणभट्ट ने एक रचना की जिसका नाम था हर्षचरित। इसके बाद चीनी यात्री वेनस्वांग हर्ष के समय में ही भारत आए थे और ये 15 वर्षों तक भारत में थे और भारत के बारे में बहुत सारी चर्चा किया इन्होंने। वेनस्वांग की नज़र से वर्धन वंश किस प्रकार का एक वंश था? वेनस्वांग बताता है कि जो हर्षवर्धन थे एक बहुत बड़े प्रजापालक थे, उदार शासक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भले ही जो हर्षवर्धन थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे सभी धर्म के लोगों को एक समान मानते थे। जब वे दान करते थे वे ये नहीं देखते थे कि वो ये कौन से धर्म से या कौन है ये, वे सभी को एक बराबर नज़रों से देखते थे। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी को एक समान नज़रों से देखते थे और सभी को एक जैसा ही दान देते थे। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के समय काल में ही हर्ष के ही समय काल पर है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यहाँ पे इस विद्यालय में धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प एवं उद्योग की शिक्षा दी जाती थी। वेनस्वांग ने इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और साथ ही यहाँ पर शिक्षण कार्य भी किया था। इसके बाद 647 ईस्वी में वेनस्वांग बताता है कि 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद धीरे धीरे जो बाद में जो कुछ शासक आते हैं वे वर्धन वंश को सुचारू रूप से चला नहीं पाते, जिसके वजह से
वर्धन वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। इस प्रकार से आज हमारा वर्धन वंश कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, इसलिए आज हमारा लेक्चर यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।